अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या-क्या है। तो सबसे पहले बच्चों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है ये देख लेते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं और जो केमिकल्स हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं वो है बच्चे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। It also covers the adverse effect of these chemicals on living and non-living things. यानी environments के अंदर जो living things हैं, non-living things हैं, उन पर इनके बुरे असरात हैं, इन chemicals के, इन pollutants के, ठीक है? Environmental chemistry is a part of environmental education. अब अच्छा environmental chemistry को as a course भी लिया जाता है, यानी environmental education पढ़ाई जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि environmental pollutant कौन-कौन से हैं और उन पोल्यूटेंट्स को कैसे कम किया जा सकता है और उनके लिए कौन-कौन से मेथड हैं। हम इस चैप्टर में बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे जितना आपकी क्लास के लिए ज़रूरी है। Environmental chemistry is a part of environmental education, the object of which is enlightening the people, particularly the student, about the importance of protection and conservation of our system. तो जो स्टूडेंट बच्चे इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ते हैं ना उनको पता होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट क्या है, मींस एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कैसे जो है वो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट में कन्वर्ट किया जाता है। सो द नीड फॉर दिस एनवायरमेंटल एजुकेशन बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल इज कीनली फेल्ट एट द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे बच्चे एक फॉर्मल काम है, बताया जाता है कि इन्वायरमेंट को आपने कैसे महफूज करना है। इन्वायरमेंट में अगर ऐसी ही पोल्यूशन बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है ये कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह भी बनेगी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आते हैं जो अंदर लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उनके लिए उस एनवायरनमेंट में रहना मुश्किल हो जाता है। सो द गैस विच आर रिलीज ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ फोसल फ्यूल। अब वो गैस जब बहुत ज्यादा फोसल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है ना, फोसल फ्यूल क्या होते हैं बेसिकली नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है। तो उससे क्या है कि जब बहुत ज्यादा फोसल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे गैस निकल रही होती है। वो गैस क्या करती है, वो गैस हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर देती है, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देती है। इस पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। द गैस विच आर रिलीज ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ फोसल फ्यूल हैव पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। तो जो फोसल फ्यूल से गैसेस रिलीज होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही हैं टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ एयर। इतना लेवल उनका बढ़ गया है पोल्यूशन का कि वहां पे सांस लेना मुश्किल है। इन सम एरियाज ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, अब वो एरियाज जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होती हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो व्हीकल्स होते हैं, तो इन जगह पे ये प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं, पेस्टिसाइड जो पेस्ट को किल करते हैं। तो उसने कहा कि जब आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना खाद में फर्टिलाइजर्स का या इंसेक्टिसाइड्स का या पेस्टिसाइड्स का फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस हैज प्रूव टू बी अ हार्मफुल फॉर एनिमल्स। अब उसने कहा है कि जो जब आप फर्टिलाइजर्स को या इंसेक्टिसाइड्स को और पेस्टिसाइड्स को एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी नुकसानदेह है। ठीक है, तो पॉइंट इसने क्या लिखा है, द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस हैज प्रूव टू बी अ हार्मफुल फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। मतलब इन फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल इन तीनों स्पीशी के लिए हार्मफुल है। द सिचुएशन इज टर्निंग सीरियस फॉर एवरी पासिंग डे। अब दिन गुजरने के साथ साथ जो है वो सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, एनवायरनमेंट जो है वो और ज्यादा पोल्यूट होता जा रहा है। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंट्रोल द emission ऑफ द पोल्यूटेंट टू द एटमॉस्फेयर। अगर हमने कोई ना कोई इकदाम ना किए, यानी एटमॉस्फेयर को ये हार्मफुल पोल्यूटेंट से ना बचाया, तो ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट और ज्यादा जो है वो खराब हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी हमारी एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, किन किन चीजों से मिलकर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। अर्थ इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। तो हम कहते हैं ना कि जमीन के इर्द गिर्द एक गिलाफ होता है, एक ब्लैंकेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, विच इज मेड अप ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ गैसेस, जो कि बहुत सी गैसेस के लेयर से मिलकर बना होता है। एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ और फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड। अब जो एयर है वो जमीन के लिए भी जरूरी है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है सांस लेने के लिए, और प्लांट्स के लिए भी जरूरी है क्योंकि उससे वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। इट कंटेन मोर नाइट्रोजन देन एनी अदर गैसेस। जब आप एयर की कंपोजिशन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, द कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर मे बी डिवाइडेड इनटू द मेजर और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट है वो मेजर और माइनर अज्जा में डिवाइड हुए होते हैं। अब वो मेजर और उसमें मेजर और माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होंगे वो देख लेते हैं। The amount of these different gases in the air vary slightly from place to place.
सीजन टू सीजन एंड डे टू नाइट है कि जो एयर है ये कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस है। अब उसने कहा है कि ये जो गैसेस की कंपोजिशन है ना ये वेरी करती है। अब जगह टू जगह वेरी करती है, सीजन टू सीजन वेरी करती है और डे टू नाइट वेरी करती है। अब बच्चे ऑब्वियस सी बात है, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की ही मिसाल ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू डे एंड नाइट जो बायो वाले हैं आपने पढ़ा हुआ है स्टोमेटा में कैसे कम और ज्यादा होती है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वॉल्यूम आर गिवन। अभी नीचे टेबल है, ये एमसीक्यू से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है और समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। अब इनकी परसेंटेज देख लो। जो नाइट्रोजन है वो 78% है एयर में, ऑक्सीजन 21% है, जो आर्गन है वो 0.934 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, नोबल गैसेस अबाउट 1.0% है, और जो वाटर वेपर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं दैट डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमिडिटी, मतलब कितनी ह्यूमिडिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो वाटर वेपर्स होंगे। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था वो एक जनरल रीडिंग थी जिसमें हमने इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, तो आपने इसको याद कर लेना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।